अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ़िज़िक्स 10th में चैप्टर नंबर 10 का नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं। दो टॉपिक्स एक्चुअली आज हम देखेंगे, छोटे छोटे वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ्स। तो पहले हम बात कर देते हैं वेव्स एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जो वेव्स होते हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, मैटर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट नहीं कर रहे होते। ओके, तो अभी हम यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं जो हमारी बुक में उसने पहली एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट बताया है। उसने एक स्ट्रिंग ली है और स्ट्रिंग को उसने दूसरे एंड से फिक्स सपोर्ट से जो है वो बांध दिया और दूसरे एंड पर हाथ से जर्क प्रोवाइड करना है। जब हम जर्क प्रोवाइड करेंगे तो एक क्रस्ट ट्रैवल करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हुआ क्या, हमारे हाथ में जो एनर्जी थी वो एनर्जी ट्रांसफ़र हुई हमारी रोप के अंदर या स्लिंकी के अंदर, जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल से नेक्स्ट मॉलिक्यूल में वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती गई और ये क्रस्ट की फॉर्म में आपको वो एनर्जी नज़र आ रही है। यही एनर्जी ट्रैवल करती जाएगी, आगे आप देखेंगे कि ये हमारे पास एंड पर पहुंच जाएगी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में जाते हुए। तो जो हमारे हाथ की एनर्जी थी वो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल मीडियम के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हुई और एक एंड से दूसरे एंड में पहुंच गई। इसी तरह उसने हमें एक और एक्सपेरिमेंट दिया है, वो बाद में बात करेंगे। पहले कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम देख लें कि एनर्जी जो है हमारे पास वेव की किन बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम द फिक्स पोजीशन। कितना डिस्टेंस है हमारे पास फिक्स पॉइंट में और हम जहाँ से वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा होगा जाहिर है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हमें वेव को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नंबर 2, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। वेव का एम्पलीट्यूड, ये एम्पलीट्यूड होता है स्टूडेंट्स, हमने सीखा था कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो ये हमने एक एम्पलीट्यूड बनाया। मैं एक और एम्पलीट्यूड बना देता हूँ आपके सामने। तो ऑब्वियसली ये बड़े वाला एम्पलीट्यूड है, इतने एम्पलीट्यूड की वेव प्रोड्यूस करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो दूसरा फैक्टर हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। और एक और चीज़, एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव भी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हम अपने हाथ से उतनी ही ज़्यादा एनर्जी पर सेकंड प्रोवाइड करेंगे जितनी ज़्यादा हम फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव प्रोड्यूस करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देख लिया 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। डिस्टेंस ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, नंबर 2 एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, नंबर 3 फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। फिर एक और उसने हमें एग्जांपल दी है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक वाटर वेव्स हैं। एक वाटर का एक पॉन्ड है, छोटा सा तालाब है, उसमें हमने एक बड़ा सा पत्थर जो है एक जगह सेंटर में कहीं फेंकना है और उसके थोड़े फासले पर हमने एक कॉर्क को प्लेस कर देना है। होगा क्या, जैसे ही पत्थर पानी में गिरेगा ये आपको सर्कुलर वेव्स नज़र आ रही हैं, ये मूव करना शुरू कर देंगी। जब ये मूव करेंगी तो हमारे पास जो कॉर्क है वो अप एंड डाउन मूव करेगा। ये मैंने कॉर्क की डायरेक्शन जो है वो रेड एरो से मार्क कर दी, अप एंड डाउन। वाटर पार्टिकल्स भी अप एंड डाउन मूव करेंगे और कॉर्क भी अप एंड डाउन मूव करेगा। जबकि जो हमारी वेव है, जो एनर्जी है, वो ट्रैवल कर रही है, ये देखें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब फिर वही हुआ कि हमारे पास वेव्स ने एनर्जी प्रोवाइड की। एनर्जी या सेंटर में पत्थर जहाँ गिरा था वहाँ से एनर्जी स्टार्ट हुई और दूसरे एंड ऑफ द पॉन्ड तक गई और रास्ते में मौजूद कॉर्क और पानी को इसने अप एंड डाउन मूव करना शुरू कर दिया। इट मीन्स वेव कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो इस टॉपिक में हम यही बात देखेंगे। ज़रा एक दफ़ा हम इन चीज़ों को किताब से देख लेते हैं अपना नेक्स्ट रिलेशन पर आने से पहले। सो हियर वी आर, हमारे पास ये किताब है, पेज नंबर है 10, वेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी। एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे जो भी हमने रस्सी वाला किया था। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर थ्रू वेव्स।
वेव्स की मदद से हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, वी प्रोड्यूस आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग. As a result, a set of waves can be seen traveling along the string. The vibrating force from the hand disturbs the particles of the string and sets them into motion. These particles then transfer their energy to the adjacent particles of the string, and energy is thus transferred from one place of the medium to the other. तो हमने ये बात पहले ही आपको एक्सपेरिमेंट में डायग्राम में दिखा दी थी, रस्सी बंधी हुई दिखाई थी. हाथ को हमने अप एंड डाउन जर्क किया, हमारी मस्कुलर एनर्जी की वजह से क्रस्ट एंड ट्रफ जो हैं वो मूव हुए, जो कि हमारे हाथ से स्टार्ट हुए और फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग की तरफ मूव करते रहे. तो इस तरीके से एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल हुई. फिर हमने देखा दूसरा हमें क्या कहता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव डिपेंड्स ऑन द, 3 फैक्टर्स मैंने आपको बताए थे या मैंने रेड मार्क कर दिए हैं. डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच स्ट्रिंग फ्रॉम द रेस्ट पोजीशन, नंबर 1. नंबर 2, एनर्जी इन अ वेव डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. दूसरी बात हो गई एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव पर करता है. और तीसरा फ्रीक्वेंसी पर करता है. उसने इसे ऐसे बताया है, वी शेक द स्ट्रिंग फास्टर, we give more energy per second to produce waves of the higher frequency. यानी जितनी ज़्यादा हम एनर्जी पर सेकंड प्रोवाइड करेंगे उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होंगी. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि किन 3 बातों की अलामत से हम बता सकते हैं कि एनर्जी वेव में ज़्यादा है. अगर डिस्टेंस ज़्यादा है फिक्स पोजीशन से, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है. And the wave deliver more energy per second to the particles of the string as it moves forward. Okay, ये बात तय हो गई है. Water waves also transfer the energy from one place to the other place. दूसरी एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है. Drop a stone into the pond of water. Water waves will be produced on the surface of the water and will travel outwards. ये आपने देखा, हमारे पास एक तालाब है, तालाब के अंदर हमने एक पत्थर फेंका, हमारी वेव्स आउटवर्ड फ्लो होना शुरू हो गई. प्लेस अ कॉर्क एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फॉलिंग स्टोन. व्हेन द वेव्स रीच द कॉर्क इट विल मूव टू एंड अप एंड डाउन along the motion of the water particles by getting energy from the waves. So this activity shows that water waves, like other waves, transfer energy from one place to other without transferring matter. तो दोनों एग्जांपल से हमने यही देखा कि वेव्स कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. वेव्स डू नॉट ट्रांसफ़र मैटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. फिर हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी. बिफोर कमिंग ऑन टू द बुक हम आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप मैथमेटिकली सिखा देता हूँ. ये आपके पास रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का और वेलोसिटी ऑफ द वेव का. आपने 9th क्लास में 100% समझा हुआ है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के. तो जो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है और नीचे हमने टाइम ले लिया, अगर हम टाइम कैपिटल टी ले लें यानी कि टाइम पीरियड ले लें इन विच वन वाइब्रेशन ट्रैवल करती है, तो हमें पता है कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको हम कैपिटल टी कहते हैं. तो अगर हमारे पास टाइम कैपिटल टी के बराबर हो तो जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली लैम्डा के वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा. हम पुट कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट डी की जगह हमने अपना लैम्डा पुट कर दिया है वेवलेंथ, और टाइम की जगह हमने टाइम पीरियड कैपिटल टी पुट कर दिया. फिर स्टूडेंट्स हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड के बराबर होती है. तो फिर हमने देखा उसी पिछली इक्वेशन की हमने शक्ल बनानी लैम्डा इंटू 1/t. ये 1/t एफ़ के बराबर था. सो वी गॉट v बराबर है एफ लैम्डा के. ये हमारा रिलेशन है. v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ द वेव्स, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. सो वेलोसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के ऊपर और वेवलेंथ ऑफ द वेव के ऊपर. दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो हमारी वेव स्पीड ज़्यादा होगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तब भी हमारी वेव स्पीड ज़्यादा होगी.
ज़रा इसी टॉपिक को हम लोग किताब से एक दफ़ा देख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें कहता है जी रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। Wave is a disturbance in a medium which travel from one place to other, hence has a velocity of traveling. This is called velocity of wave, which is defined as velocity is equal to distance over time, v equal d over t. तो ये वेलोसिटी का फार्मूला तो हमने पहले से सीखा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ टाइम टेकन बाय द वेव इन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज़ इक्वल टू टाइम पीरियड कैपिटल टी, देन डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू द वेवलेंथ लैम्डा। तो जितनी देर में अगर जो टाइम हम लेते हैं कैपिटल टी, तो कैपिटल टी में हमेशा एक ही वेवलेंथ मूव करती है। तो अब हमने बात कर ली, डिस्टेंस की जगह हमने वेवलेंथ लैम्डा प्लेस कर दिया और टाइम की जगह हमने अपना टाइम पीरियड कैपिटल टी ले लिया। फिर हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है टाइम पीरियड बराबर होता है 1/f के। तो यहीं पर हम इस फार्मूले को ड्राइव करना ऑलरेडी सीख चुके हैं, किताब से भी एक दफ़ा देख लेते हैं। इट विल बिकम एफ लैम्डा, 1/t की जगह एफ आ गया और लैम्डा अपनी जगह मौजूद है। So this equation is true both for the longitudinal wave and transverse wave. तो अगर हमें वो longitudinal wave की velocity निकालने के लिए कहे, wave speed निकालने के लिए कहे, यही फार्मूला लगेगा। Similarly transverse wave के अंदर wave speed निकालने के लिए भी हम यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। So students, ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक या रिलेशनशिप था between the velocity, frequency and wavelength of the waves. सो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। और जो पिछला हमने टॉपिक किया वेव्स आर कैरियर ऑफ एनर्जी, वो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे देगा। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। खुदा हाफिज़।